हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक हॉरर कॉमिक्स जो कि बहुत ही बेहतर कॉमिक्स है। कब्रिस्तान की घड़ी बहुत अच्छी कॉमिक्स है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट भी किया करें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये इसका पहला पेज है। चलिए, कब्रिस्तान की घड़ी। चलिए, शहर से बाहर बने कब्रिस्तान में स्थित एक घड़ी वर्षों से खराब पड़ी है। आज तक इसे किसी ने भी चलते नहीं देखा है। एक रात, रंगा तुम जाकर चौकीदार को संभालो। ओके पीटर। रंगा चौकीदार की झोपड़ी की ओर बढ़ गया। बाकी चारों साए घंटाघर के पास पहुंचकर रुके। बॉस ने यही जगह बताई थी, खुदाई शुरू करो। अगले पल ठाक कुदाल का एक भरपूर वार जमीन पर पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह दूसरा वार होता, कूं कूं पूरा कब्रिस्तान गूंज उठा उल्लुओं के चीखने की आवाज़ों से। साथ ही वातावरण को कांपती चली गई कब्रिस्तान की घड़ी के घंटे की आवाज़ ने। टन टन टन। भय, और सिर्फ भय था विराजमान सभी के चेहरे पे। बाप रे, यह घड़ी चल कैसे पड़ी है? यह तो वर्षों से बंद पड़ी थी। मुझे तो यह कोई भूतिया चक्कर लगता है। मैं तो कहता हूँ हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। बकवास बंद करो, काम करो बेवकूफ़ों। अगर खाली हाथ वापस गए तो बॉस गोली से उड़ा देगा। उसकी धमकी ने अपना असर दिखाया। सभी दोबारा अपने काम में व्यस्त हो गए। ठाक ठाक। लेकिन वह सब अपने ऊपर मंडराती मौत से बेखबर थे। छनाक। अब मौत का एक विचित्र रूप में उनकी ओर बढ़ रही थी। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मौत ने आकर दो को अपने आगोश में ले लिया। खचाक खचाक। आई ओ नो, आई ओ गॉड, यह क्या? मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ भूत प्रेत हैं। भागो वरना हम भी मारे जाएंगे। तीनों सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए, और तेज। लेकिन अचानक उन्हें रुक जाना पड़ा। यह क्या हो रहा है? कब्र अपने आप फट रहे हैं? हे भगवान, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली है हम पर? उफ, भड़ाक भड़ाक। अगले ही पल विश्व का सबसे हैरत अंगेज और खौफनाक दृश्य उनके सामने था, जिसमें अभी और बढ़ोतरी होने जा रही थी। भड़ाक भड़ाक भड़ाक। तेज आवाज़ के साथ खुलते चले गए ताबूत, और उनसे आज़ाद होती चली गई गली सड़ी लाशें। उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था उन तीनों को। ही 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 ही। ओ गॉड सेव और। भय से कांप उठे थे तीनों। तभी उनके भय को दुगना करती चली गई एक आवाज़। क्यों दोस्तों, हैरान हो मेरी इस लीला को देखकर? आवाज़ की दिशा में देखकर तीनों की आंखें भय से फटी पड़ी। एंथनी तुम? हाँ, वही एंथनी जिसे तुम सब ने उसके परिवार समेत जिंदा जला डाला था। अब मैं तुम्हें मौत दूंगा, एक ऐसी मौत जिसे देखकर दुनिया कांप उठेगी। ओह। और फिर तीनों मिली और ख़त्म कर दो इन्हें। अगले पल मौत के दूत उन पर टूट पड़े थे। आई ही आई ही, ओ नहीं। और फिर तीनों को मिली एक ही सज़ा। ही। और चीज भी थी। खचाक। ओह, मौत। सिर्फ मौत। देखते ही देखते लाशों में बदल चुके थे। हा, आज के बाद जो भी कब्रिस्तान की घड़ी को छेड़ेगा उसका यही अंजाम होगा। अगली सुबह कब्रिस्तान में उफ, कितनी भयानक लाशें हैं। इन जाने इतने भी विभक्त तरीके से किसने इनकी हत्या की थी? मैं जानता हूँ इंस्पेक्टर, इन्हें किसने मारा है। अपनी तांत्रिक शक्ति के बल पर मैं उस शख्स को साफ देख रहा हूँ। मुझे इस बात की खबर फौरन किंग को देनी चाहिए। कुछ देर बाद शहर में माफिया किंग सुजुकी के हेडक्वार्टर में। जानते हो क्या बक रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ किंग एंथोनी।
की आत्मा उन कागजों की रखवाली कर रहे हैं। उसके रहते हम वो कागज कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो फिर तुम्हारी तांत्रिक शक्ति कब काम आएगी? हटा दो उसे रास्ते से। नहीं किंग, वो बहुत शक्तिशाली है। उसे हटाने के लिए हमें शहर के मशहूर तंत्र मंत्र विशेषज्ञ राणा धीरेन्द्र प्रताप की मदद लेनी होगी। तो जाओ, उसे अपने साथ काम करने के लिए तैयार करो। यही तो मुश्किल है किंग। वो पक्का सिद्धांतवादी है। वो पक्का सिद्धांतवादी है और किसी भी कीमत पर हमारा साथ देने को राजी नहीं होगा। या यदि पैसे से काम ना होता दिखे तो दिमाग से काम लेना चाहिए। चीखा। मैं कुछ समझा नहीं किंग। समझाता हूँ, सुनो। हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती है। अतः धीरेन्द्र प्रताप की कमजोरी लक्ष्य करके उसे अपने कब्जों में कर लो। फिर देखना वो तुम्हारा काम कैसे करता है। समझ गया किंग। मैं अभी इस काम पर लग जाता हूँ। राणा धीरेन्द्र प्रताप सचमुच एक पहुंचा हुआ तांत्रिक था। अगर तू ऐसे छोड़कर नहीं गया तो मैं भस्म कर दूंगा तुझे। जा, भाग जा। छोड़ दो मुझे, मैं जा रहा हूँ। आई। ले जाओ अपने बेटे को। अब कभी कोई प्रेत बाधा इसे तंग नहीं करेगी। धन्यवाद राणा साहब। उन लोगों के जाने के बाद, दादाजी मैं क्रिकेट खेलने जाऊं? जाओ, मगर ध्यान से खेलना, कहीं चोट मत खा बैठना। अच्छा दादाजी। बहू और निखिल की मौत के बाद टीपू ही मेरे जीने का एकमात्र सहारा है। राजा धीरेन्द्र प्रताप का एकमात्र सहारा, जिस पर टिकी हुई थी कुछ बुरी निगाहें, वो रहा राणा का पोता। चुपचाप उठा ले आओ। चूक नहीं होनी चाहिए। तुरंत ही गूं गूं। अगले ही पल, अब राणा को हमारे लिए काम करना ही होगा। जूं। राणा धीरेन्द्र प्रताप अब अपने ड्राइंग रूम में बैठा कुछ पढ़ रहा था कि अचानक ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, राणा धीरेन्द्र प्रताप स्पीकिंग। उधर से जो कहा गया सुनकर राणा क्रोध से चीख पड़ा। क्या बक रहे हो? वही जो तुमने सुना। तुम्हारा प्यारा पोता इस समय हमारे कब्जे में है। क्या चाहते हो तुम? आपको थोड़ा सा सहयोग। मैं कुछ समझा नहीं। अभी समझाता हूँ आपको। फिर माफिया किंग सुजुकी उसे सब कुछ समझाने लगा। पूरी बात बताने के बाद, अब कहिए राणा साहब, क्या विचार है आपका? मैं तैयार हूँ। गुड। रात के 11:30 बजे शहर से बाहर बने कब्रिस्तान में पहुँच जाओ। ठीक है। उफ, कैसी मजबूरी है। ना चाहते हुए भी इन खूनी दरिंदों की बात माननी पड़ेगी, वरना वे टीपू को उसी रात शहर से बाहर बने कब्रिस्तान में। मेरा पोता कहाँ है? उसकी चिंता मत कीजिए राणा साहब। काम होते ही उसे आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। काम बोलो। इस कब्रिस्तान में बनी घड़ी के नीचे से हमें कुछ कागजात निकालने हैं, लेकिन एक शक्तिशाली आत्मा इस काम में बाधक बन रही है। हम चाहते हैं कि तुम उसे काबू में कर लो ताकि हम अपना काम शांति से कर सके। कुछ पलों बाद कब्रिस्तान की घड़ी के पास ऐसा ही होगा। तुम बेफिक्र होकर अपना काम करो। मेरे होते हुए तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। माफिया किंग सुजुकी के आदमी तेजी से अपने काम में जुट गए थे। ठक ठक ठक। और इस आवाज़ में मिलती चली गई उल्लुओं चमगादड़ों की कर्रास आवाज़। ठीक उसी घड़ी के घंटे की आवाज़ से कब्रिस्तान गूंज उठा। टन 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 टन, कूं कूं, किर किर। राणा, वो आ गया एंथनी की आत्मा। इसके साथ ही भय से काले होते चले गए थे कुछ चेहरे। चिंता मत करो, वह तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अचानक गूंजी एक आवाज़। छना। शीशा तोड़कर आज़ाद हो गई कब्रिस्तान की घड़ी की सुइयां और बढ़ चली अपने निशाने की तरफ। एक सुइया को झपटकर पकड़ लिया राणा ने। नहीं, मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। यह मेरे पोते की जिंदगी का सवाल है।
उसी क्षण चीख पड़ी घड़ी की दूसरी सुइयां। हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं हरगिज नहीं। तभी राणा का वाक्य पूरा भी ना हो पाया था कि तेजी से नहीं यहाँ प्रिंट मिटा हो गया दोस्तों, इसीलिए जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तेजी से सनआकर राणा से टकरा गई दूसरी सुई। हट जाओ, उफ। उछलकर राणा जा गिरा एक कब्र पर धड़ाक। तुमने मेरे रास्ते में आकर अपनी मौत बुला ली है राणा, अब तू बचेगा नहीं। फिर यहाँ प्रिंट मिटी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भड़ाक। तो तभी कब्र फाड़कर बाहर निकली दो हाथें। भड़ाक। ओह, जो जा कसे राणा की गर्दन पर। मुर्दों के यह हाथ तुझे मुर्दा बनाकर ही छोड़ेंगे राणा। उफ उफ, बुरी तरह दम घुट रहा है। अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो बचूंगा नहीं। तुरंत ही मंत्र से भस्म करना होगा इन हाथों को। राणा ने तेजी से मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया। ओम भूर्भुवस्सुवः। इसके पश्चात के चरण पूरा होते ही राणा का शरीर तपने लगा, किसी तपते तावे की भांति। अगले ही पल भटके से राणा की गर्दन से अलग हो गया कब्र से निकला हाथ। आजाद होते ही राणा रबड़ की बुएं की भांति उछलकर खड़ा हो गया। मैंने तुझे शांति से रोकने की चेष्टा की दुष्ट, मगर तू नहीं माना। अब तू राणा के कहर से नहीं बच पाएगा। मुझे खत्म करने का तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मैं अकेला नहीं, पूरा कब्रिस्तान मेरे साथ है। यह दृश्य देख राणा जैसा व्यक्ति भी कांप कर रह गया। भड़ाक भड़ाक। ओफलास ताबूत से बाहर निकल रहे हैं। इनका निशाना मैं हूँ। अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो यह मुझे चीर फाड़ कर रख देंगे। राणा का हाथ बेहद तेजी से झोले में रेंगा। अगले पल यह भभूत आग बनकर इन लाशों को रोकेगी। भभूत गिरते ही आई आई ई, इनका इंतजाम तो हो गया। अब एंथनी को देखता हूँ। आई। उधर एंथनी की आत्मा घड़ी की सुइयां के रूप में मौत बन कर सुजुकी और उसके साथियों की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन मौत किसी तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उनसे पहले हलक फाड़कर चीख उठा, ओम सुबह शुभू। तुरंत ही प्रकट हुई राणा के हाथों में किरणों की एक तलवार। जय भवानी। किरणों की वह तलवार घड़ी की सुइयों से जा टकराई। खचाक। ओह भड़ाक। मैं तुझे यहाँ से भागने नहीं दूंगा। दूसरे ही क्षण एंथनी की चीखों से पूरा कब्रिस्तान गूंज उठा। नहीं नहीं, बहुत उत्पात मचाया तूने, अब मैं तुझे और उत्पात नहीं मचाने दूंगा। नहीं, मैं तुझे कैद करके ही तुझसे छुटकारा मिलेगा मुझे। नहीं, आ तुझे आना ही होगा, वरना भस्म करके रख दूंगा तुझे। आई। अब जीवन भर मेरे पास ही कैद होकर रहेगा तू। छोड़ दो मुझे। यह देख सब में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई थी। हुर्रे, एंथनी की आत्मा कैद हो गई। अब तुम अपना काम कर सकते हो, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। चलो साथियों, खुदाई शुरू करो। ठाक ठाक। काफी देर खुदाई करने के बाद वह रही पोटली। निकालो इसे। खोलकर देखा इसमें वे कागज है भी या नहीं। पोटली खुलने पर चमक उठी सबकी आंखें। किंग, यह कागज वही है जिनकी आपकी जरूरत थी। किंग, तुम्हारा काम हो गया। अब बताओ मेरा पोता कहाँ है। चिंता मत करो राणा, उसे सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन कुछ नहीं, जो कहा वो करो। बेबस राणा घर की तरफ चल दिया। पता नहीं टीपू को घर पहुंचाएगा भी या नहीं। और जैसे ही राणा घर पहुंचा, दादाजी, टीपू मेरे बच्चे, तू ठीक तो है ना। हाँ दादाजी। राणा बहुत देर तक नन्हे टीपू को प्यार करता रहा। फिर, चलो बेटे अंदर चलो। अंदर आकर राणा ने टीपू को सुला दिया। तत्पश्चात, मुझे एंथनी की आत्मा से जानना चाहिए कि वह कौन है और उन कागज के लिए माफिया किंग क्यों मारा जा रहा था। कुछ देर बाद राणा अपने विशेष कक्ष में बैठा एंथनी की आत्मा से बात कर रहा था। आपने मुझे कैद करके अच्छा नहीं किया राणा साहब। तुम्हें कैद
करना मेरी मजबूरी थी एंथनी, वरना वे दुष्ट मेरे पोते को मार डालते। मजबूरी में ही सही, मगर आपने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से हजारों बेगुनाहों का खून आपके सिर होगा। कहना क्या चाहते हो तुम? पहले मुझे आज़ाद कीजिए राणा साहब, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ। अब बताओ क्या यह सब क्या चक्कर है? बताता हूँ, सुनिए। मैं एक सीआईडी ऑफिसर था। माफिया किंग सुजुकी के गैंग के नाश के लिए मैंने बड़ी मेहनत और सावधानी से उसके दल में स्थान बनाया था। शाबाश एंथनी, हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। आज से तुम हमारा दायां हाथ कहलाओगे। थैंक यू बॉस। एक दिन जब मैं अड्डे पर पहुंचा, यह किस चीज़ की तैयारी हो रही है? मैं सीधा किंग सुजुकी के पास पहुंचा। यह सब क्या हो रहा है बॉस? अरबपति बनने की तैयारी। अरबपति? मैं कुछ समझ नहीं पाया। समझाता हूँ, सुनो। तुम सुल्तान महमूद गजनी के बारे में तो जानते ही होगे, जो सदियों पहले हिंदुस्तान पर बार बार हमला करके यहाँ की दौलत लूटकर अपने वतन ले जाता था। जी हाँ, सुना है। और यह भी पता है कि जब वह आखिरी बार लूटपाट करके अपने मुल्क लौट रहा था, तो बीच रास्ते में अपने लाव लश्कर और खजाने समेत कहीं गायब हो गया। काफ़ी समय तक उसका कुछ पता नहीं चला था। फिर एक दिन अचानक वो वापस लौट आया था, लेकिन उस समय वो मरण हालत में था। इसके शुभचिंतक उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बचा ना सके और उस खजाने का राज उसके साथ ही दफन हो गया। एग्जैक्टली। इसी बात को आधार बनाकर आज चीखा महमूद गजनी की आत्मा को बुलाकर उससे उस खजाने के बारे में पूछेगा। चीखा ने अपनी मंत्र शक्ति के बल पर गैंग के एक आदमी को माध्यम बनाकर महमूद गजनी की आत्मा को बुलाया, सुंग संग सड़ांग, और अपने उस खजाने के बारे में बताइए सुल्तान, जिसे लेकर आप हिंदुस्तान से चले थे मगर अपने वतन तक ना ले जा सके। बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, सुनो। 17वीं बार मैंने हिंदुस्तान पर बहुत कहर बरसाया था उस खजाने को इकट्ठा करने के लिए। लूट लो सब कुछ, इस मंदिर में एक भी कीमती सामान नहीं बचना चाहिए। आई खचाक, ओ हा, आई आ। मेरी सेना एक शहर को लूटकर दूसरे शहर की तरफ बढ़ रही थी। हा, आई। लूटी हुई बहुमूल्य वस्तुओं का खजाना दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था, और एक विशाल खजाना जमा करने के बाद वापस अपने वतन चलो साथियों। लेकिन वह खजाना हमारे वतन को भी ना पहुंच पाया, क्योंकि जिस समय हम रेगिस्तान इलाके से गुजर रहे थे, अचानक वहां एक भयानक तूफान उठा था। तूफान बहुत भयानक है, अपने आप को बचाओ। सबने अपने को बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन तूफान जैसी मौत बनकर आया था हमारे लिए। आई ओ आई ई। धीरे धीरे वह तूफान हमारे साथियों को ही लील रहा था। जब वह तूफान शांत हुआ तो बाकी बचा था सिर्फ मैं। उफ, लगता है सब मारे गए हैं और सारा खजाना रेत के नीचे दब चुका है। लेकिन मैं इस जगह का नक्शा जरूर बनाऊंगा, और अगर जिंदा रहा तो खजाना एक दिन जरूर पाकर रहूंगा। फिर मैंने सूर्य की स्थिति के हिसाब से कई कागजों पर उस स्थान का नक्शा बनाया। अब मुझे इस रेगिस्तान से निकलकर अपनी जान बचानी होगी। जान बचाने के लिए मैं एक दुरहा सफ़र पर निकल पड़ा। ना जाने कितने दिन और कितनी रातें मैंने उस रेगिस्तान में गुजारी, मुझे कुछ पता नहीं था। और जब मैं अपने वतन पहुंचा तो मरणन हाल में हो चुकी थी मेरी मौत। सॉरी दोस्तों। और जब मैं अपने वतन पहुंचा तो मरनासन हाल हो चुकी थी मेरी। उफ सुल्तान। ओह, मैं होश में आते ही मैंने उस जमाने के महान तांत्रिक
बाकिसन बाकिन बाकिनसा को बुलाया और उससे कहा, बाकिनसा, आज हम तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रहे हैं। आज्ञा दीजिए सुल्तान, क्या हुक्म। जान देकर भी आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करूँगा। शाबाश। यहाँ पे फिर प्रिंटिंग दबी हुई है दोस्तों। चलिए फिर मैं बांकिका को खजाने के बारे में बताता चला गया। सब कुछ सुनने के बाद, चिंता मत कीजिए सुल्तान, मैं अभी वहाँ के लिए रवाना हो जाता हूँ। जब तक वहाँ आप खुद नहीं जाएंगे, खजाना को कोई परिंदा भी नहीं छू सकेगा। शाबाश बाकिनसा, यह उस खजाने का नक्शे के कागज हैं, लेकिन वहाँ के लिए रवाना हो गया। यहाँ फिर प्रिंटिंग दबी हुई है। मैं वहाँ कभी ना पहुँच सका, क्योंकि मौत ने मुझे अपने आगोश में ले लिया था। मेरी मृत्यु के साथ ही खजाने का राज दफन हो गया। क्या आप हमें बता सकते हैं सुल्तान कि वह खजाना कहाँ है? तुमने मेरी तमन्ना से, यहाँ पे फिर प्रिंटिंग दबी हुई है दोस्तों। मैंने मेरी तमन्ना करने का वायदा किया था, इसीलिए मैं तुम्हारी तमन्ना अवश्य पूरा करूँगा। कागज कलम लाओ, हम इस खजाने के तक पहुँचने का नक्शा बना कर देंगे तुम्हें। यह लीजिए सुल्तान। कागज कलम लेकर सुल्तान नक्शा बनाने में व्यस्त हो गया। कुछ पलों बाद, यह है उस खजाने तक पहुँचने का नक्शा। मेहरबानी सुल्तान। अब मैं जा रहा हूँ और नियमानुसार माध्यम बने तुम्हारे इस साथी को मुझे बलि चाहिए। आपने हमें खुश किया है सुल्तान, हम आपको नाराज नहीं करेंगे। चीख के इतना कहते ही भचाक और माध्यम बने व्यक्ति की धज्जियां उड़ गई। उसने रमन की जान ले ली। रमन के जान को छोड़ो, यह सोचो कि एंथनी की हम अब अरबपति बनने जा रहे हैं। यह खजाना देश की अमानत है, मैं इसे इन कमीनों के हत्थे हरगिज नहीं चढ़ने दूंगा। यह सोचकर मैंने वह नक्शा हासिल करने का निर्णय ले लिया। मैं जानता था कि किंग ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें अपने ऑफिस की विशेष सेफ में रखता है। उसी रात मैंने मास्टर की से उस सेफ को खोला और नक्शे के कागज एक पोटली में बांधकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन मैं किंग की आदमियों की निगाहों में आ गया था। यह तो एंथनी है, यह किंग के ऑफिस में क्या लेने गया था? ओह, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, पकड़ो उसे। उफ, किंग के आदमी मेरे पीछे लग गए हैं, मुझे इनसे हर हाल में बचना होगा। पिट पिट। किंग के आदमी मेरे पीछे साए की तरह लगे हुए थे। उफ, लगता है यह मुझे मारकर ही छोड़ेंगे। उनसे बचते बचाते मैं उस कब्रिस्तान तक पहुंच गया था। ओह, कब्रिस्तान में पहुंचकर मैंने कागजों को छिपाने का निर्णय लिया। मुझे यह नक्शा कहीं छुपा देना चाहिए, यह गड्ढा ठीक रहेगा। मैंने तुरंत कागज की पोटली को गड्ढे में डाल दिया। नक्शे को कागज छुपाने के बाद मैं कब्रिस्तान से बाहर निकल आया और तेजी से अपने घर की तरफ भाग लिया। शीघ्र ही मैंने अपने घर जा पहुंचा। भड़ाक, हफ हफ, लेकिन सामने का दृश्य देखकर मैं जड़ होकर रह गया था। आइए इंस्पेक्टर एंथनी गोंजाल्विस, वेलकम वेलकम होम। ओह किंग, पापा, स्वामी, तुम मेरे घर का पता कैसे चला? इस आई कार्ड से। मेरा आइडेंटिटी कार्ड? हाँ, इसे तुम मेरे ऑफिस में गिरा आए थे। ओह अब अगर अपनी बीवी व बच्ची की खैर चाहते हो तो बताओ, खजाने का नक्शा कहाँ है? नहीं बताऊंगा, बताना तो तुझे पड़ेगा। कुत्ते, चीख। अगले ही पल चीख के हाथ से किरणें निकली, जिन्होंने मेरे पत्नी बच्चे को घेर लिया। आई आई रोजी, माई चाइल्ड, हा हा हा। ओह आह ई। अगर तुमने 1 मिनट में मुझे कुछ उन कागजों के बारे में नहीं बताया तो तेरी बीबी और बच्ची जलकर भस्म हो जाएंगे। आ ई। आखिर तुझे
मुझे टूटना ही पड़ा। इन किरणों को रोको, मैं बताता हूँ। शाबाश। मैंने नक्शे को सारे कागज शहर के बाहर वाले कब्रिस्तान में बने घंटा घर के नीचे एक गड्ढे में छुपाए हैं। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब यहाँ से चले जाओ। चले जाएंगे इंस्पेक्टर, लेकिन पहले तुम्हें तुम्हारी होशियारी की सज़ा तो दे दें क्या। फिर उन्होंने हमें घर में ही बंद कर दिया। खटाक। ओह। और घर में आग लगा दी। आग। हमने आग से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच नहीं पाए। ओह आई ओह। परिणाम स्वरूप हमारी मृत्यु हो गई। अपने परिवार की मृत्यु देख मेरी आत्मा प्रतिशोध लेने के लिए तड़प उठी थी। जिस खजाने के लिए तुमने मुझे, मेरी बीबी व बच्चों को मार डाला, मेरे होते हुए उसे तुम कभी नहीं पा सकते। फिर मैं कब्रिस्तान में पहुंचकर घड़ी में समा गया और उनसे बदला लेने लगा। चलिए दोस्तों, ये इस कॉमिक का ये पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे भाग में। चलिए, धन्यवाद।